पिछले सेशन में हम देख रहे थे कि हमारा जो एजेंट होता है वो क्या होता है। तो लास्ट सेशन में मैंने जैसे बताया था कि एजेंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट होता है और एक सेल्फ होस्टेड एजेंट होता है। तो एजेंट एक्चुअली में क्या होता है, फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पाइपलाइन होता है, जिस पाइपलाइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, CI/CD पाइपलाइन, तो इसके जितने भी टास्क होते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो पाइपलाइन जैसे मैंने बताया था कि किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप पाइपलाइन बना सकते हो। जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ है, अगर पाइथन में हुआ है, .NET में हुआ है, जावा में हुआ है, एंगुलर में हुआ है, रिएक्ट में हुआ है, नेक्स्ट जेएस में हुआ है, नोड जेएस में हुआ है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आपने कोडिंग किया है, आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, रेपोजिटरी में रखा हुआ है, तो आप पाइपलाइन के द्वारा, CI/CD के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो पाइपलाइन में मैंने पिछले बार बहुत सारे टास्क बताए थे, तो उसमें जो टास्क होता है जिसमें वो बिल्ड बनता है, उसमें जो टेस्ट को रन करता है, तो ये सारा चीज जो है कमांड प्रॉम्प्ट होता है। और मैंने .NET के कमांड प्रॉम्प्ट भी दिखाए थे। रिस्टोर करने का कमांड प्रॉम्प्ट है, बिल्ड करने का कमांड प्रॉम्प्ट है ना। तो ये पब्लिश करने के कमांड प्रॉम्प्ट्स मैंने बताए थे। तो ये जो कमांड्स होते हैं, जो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक एजेंट चाहिए होता है। तो ये एजेंट डेवऑप्स में ऑलरेडी एक रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट बोलते हैं। ये स्टार्टिंग में जब हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा समय लगता है इसको मिलने में। बट ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका जो स्पीड होता है, थोड़ा कम होता है। तो अगर कोई व्यक्ति छोटा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जैसे कोई फ्रंट एंड का एप्लीकेशन वगैरह मात्र है, सिंगल एक रेपोजिटरी है, तो चल जाएगा। या आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, POC कर रहे हो, उसके लिए भी चल जाएगा। बट बड़े एप्लीकेशन में, जैसे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का जो एप्लीकेशन होता है, जिसमें बहुत सारी पाइपलाइंस होती है, बहुत सारी सर्विसेज होती है, और कंटिन्यूअस PR बनते रहता है और डिप्लॉयमेंट होता रहता है, तो उस कंडीशन में हमें जो है सेल्फ होस्टेड एजेंट लेना पड़ता है। तो सेल्फ होस्टेड एजेंट का मतलब है कि हम क्या करते हैं, एक VM लेते हैं। ये VM जो है, हम विंडोज का भी ले सकते हैं, लाइनक्स या उबंटू का भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमें सस्ता पड़ता है वो जनरली उबंटू का पड़ता है, तो हम उबंटू लेते हैं। लाइनक्स विंडोज कब लेते थे, जब हमारा प्योर ASP.NET होता था। जैसे कि ASP.NET 2.0, 4.5, जैसे MVC के कोडिंग करते थे, उस समय हमें विंडोज जरूरी होता था। बट लेकिन अभी .NET कोर आ गया है, और बाकी जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि जावा है, पाइथन है, PHP है, ऑलरेडी ये सब जो है लाइनक्स को और उबंटू को सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक VM क्रिएट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। और ये वर्चुअल मशीन को जब हम कनेक्ट कर देते हैं डेवॉप्स में, तब वो कहलाता है सेल्फ होस्टेड एजेंट। और इसकी भी जो कैपेसिटी होती है, जैसे कि रैम हो गया, CPU हो गया, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना रखना है। तो जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है या आपके क्लाउड आर्किटेक्ट है, उन्हें पता होता है कि प्रोजेक्ट कितना क्रिटिकल है, कितने सारे रेपोजिटरी बनने वाले, कितनी सारी पाइपलाइन बनेगी जो कंटिन्यूअस वर्किंग करेगी। उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करते हैं। जैसा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसका बिलिंग आएगा। तो VM का बिलिंग मंथली होता है। तो अगर आप एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का भी VM लेते हो, तो आपका 3,000 के आसपास तो मंथली बिल आ जाता है। पर जैसे जैसे आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हो, रैम CPU वगैरह बढ़ाते जाते हो, तो उसकी जो बिलिंग है 5,000, 6,000, 10,000 पर मंथ, इस टाइप से बढ़ते चले जाती है। तो सबसे बेटर तरीका होता है कि आप सबसे छोटा वाला लेके काम चालू करो। क्योंकि जब काम चालू हो जाएगा और बाद में लोड आएगा, और ज्यादा पाइपलाइन बनते जाएगी, तो बाद में भी इसको बढ़ा सकते हैं, उसको स्केलिंग बोलते हैं। तो ये दो चीज समझ में आ गई, माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड और सेल्फ होस्टेड एजेंट क्या होता है। एजेंट मतलब एक प्रकार का वर्चुअल मशीन होता है। वर्चुअल मशीन हम पाइपलाइन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पाइपलाइन के जितने भी टास्क होते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। तो जो एजेंट होता है एक्चुअली उसके कमांड प्रॉम्प्ट में सारे टास्क एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं, जिस सीक्वेंस पे हम पाइपलाइन में टास्क बनाते हैं। अब यहाँ पर नीचे जैसे कंपैरिजन दिया हुआ है इन दोनों का कि होता क्या एग्जैक्ट। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड जो आपका रहता है रेडी टू यूज है, यानी कि डेवऑप्स के साथ ही ये मिल जाता है हमको। ऑटो मैनेज्ड होता है, हमें उसको मैनेज नहीं करना रहता है, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। क्लीन एनवायरनमेंट एवरी रन,
तो ये भी आपको इसमें सुविधा मिल जाती है। लेकिन जो सेल्फ होस्टेड रहता है, ये फुल कंट्रोल रहता है, कस्टम टूल्स होता है और फास्टर होता है। तो फुल कंट्रोल का मतलब है कि ये वीएम जो है आपने बनाया हुआ है। तो इस वीएम के अंदर आप डिसाइड करोगे कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करना है। और कस्टम टूल, यानी कि आप इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से इसके एनवायरनमेंट को सेट कर सकते हो वीएम को। और फास्टर है। फास्टर इसलिए है क्योंकि आप डिसाइड करते हो आपको कितनी स्पीड चाहिए। जितना आपका वर्कलोड है उसके हिसाब से आप वीएम लेते हो, तो वो बहुत ही फास्ट काम करता है। तो अगर पाइपलाइन में आप डॉट नेट का प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन बना रहे हो, तो डॉट नेट की एसडीके आपको एजेंट में इंस्टॉल करनी पड़ती है। एजेंट में हर वो चीज इंस्टॉल करना पड़ता है जो पाइपलाइन में यूज हो रहा है। अगर आपने एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया है, तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का एसडीके इंस्टॉल करना होगा। आपने डॉट नेट कोर 10 यूज किया है, तो उसका भी एसडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। सपोज आप एंगुलर का या नेक्स्ट जेएस का कोई एप्लीकेशन पाइपलाइन से डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। एनपीएम ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं, उसकी सारी डिपेंडेंसीज हमें एजेंट में इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा पाइपलाइन के जो हम पढ़ रहे हैं, ये सेशन जो हम अटेंड कर रहे हैं, ये सब पाइपलाइन कैसे बनाया जाता है उसके लिए। तो पाइपलाइन का सबसे मेन जो चीज होता है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, वो आपका ये होस्टेड एजेंट होता है। यानी कि सबसे ज्यादा काम पाइपलाइन का पूरा 90% बोला जाए इसी पे ही होता है। और इसके बाद फिर रिलीज बनता है, देन डिप्लॉय होता है। तो आगे देखते हैं हम इसका अगला स्लाइड। एजेंट कैपेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। तो स्वाभाविक है जो इसकी कैपेबिलिटी होती है, ये डिपेंड करेगा आपका प्रोजेक्ट क्या है। जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे डॉट नेट एस डी के इंस्टॉल करना पड़ा क्योंकि डॉट नेट कोर 10 इसमें चल रहा है। डॉकर इंस्टॉल करना पड़ा क्योंकि मैं डॉकर के द्वारा, डॉकर इमेज के द्वारा डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ा क्योंकि मुझे मेरी एक जो सर्विस है वो नेक्स्ट जेएस की है। 19 सर्विसेज डॉट नेट कोर की है, बट वन सर्विस जो है नेक्स्ट जेएस की है, तो मुझे नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ा। इसके अलावा डाटाबेस माइग्रेशन काम कर रहा हूँ, तो मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ा। ऐसे बहुत सारी चीजें मुझे इंस्टॉल करनी पड़ती है, और उसके बाद ही ये पाइपलाइन का पूरा बिल्ड यहाँ पर बनता है। समरी में क्या बता रहे हैं कि एजेंट इक्वल टू एग्जीक्यूशन इंजन, यानी कि एक प्रकार का एग्जीक्यूशन इंजन है। आपका पाइपलाइन एग्जीक्यूट इसी के द्वारा होता है। अगर एजेंट नहीं है तो आपकी पाइपलाइन डेड है। अब वो तो रन हो ही नहीं सकती, क्योंकि रन करने के लिए उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट एनवायरनमेंट चाहिए, वो आपको एजेंट ही देगा। फिर होस्टेड सिंपल है, क्योंकि इसको आप सीधा जा करके आप क्या कर देते हो, जोड़ देते हो डेवऑप्स में। सेल्फ होस्टेड पावरफुल होता है, क्योंकि सेल्फ होस्टेड में हम हमें पता होता है कि हमारा प्रोजेक्ट का लोड कितना है, और उसके हिसाब से हम उसका स्केलिंग सेलेक्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट में अगर हम देखेंगे कि अगर ये एजेंट जब हम लेते हैं, वीएम बोलते हैं इसको ना, मैं यहाँ पर एजेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम पाइपलाइन पढ़ रहे हैं। बाहर अगर दूसरा काम करेंगे या दूसरा सेशन में बात करेंगे, तो उसको वीएम बोलेंगे, वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन कैसा काम कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है। लेकिन उस एजेंट के अंदर, उस वीएम के अंदर क्या क्या होना चाहिए? नेटवर्क एक्सेस होना चाहिए। नेटवर्क एक्सेस के बिना तो काम नहीं करेगा। अगर आप मैनुअल भी जा करके डिप्लॉय कर दोगे, लेकिन बहुत सारी लाइब्रेरी वगैरह जो रहती है, और रन टाइम पे डाउनलोड होती है, जैसे एनपीएम है, वो रन टाइम पे डाउनलोड होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है रन टाइम पे डाउनलोड होती है। तो नेटवर्क एक्सेस यानी कि इंटरनेट भी होना चाहिए। परमिशन होना चाहिए रेपोज और रजिस्ट्री का। यानी कि रेपोजिटरी मतलब जहां पर आपका सोर्स कोड रखे हो आप, तो उसकी परमिशन आपको देनी पड़ेगी। तभी तो उसके कोड को वो पिक करेगा और फिर उसको बिल्ड करेगा। सफिशिएंट सीपीयू और रैम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट का क्या लोड है, आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितने सारी पाइपलाइन पैरेलल में रन होगी या सीक्वेंस में रन होगी, उसके हिसाब से हमें सीपीयू और रैम डिसाइड करना पड़ता है। और जैसे सीपीयू और रैम हम ज्यादा लेंगे, तो बिल उसका ज्यादा आता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा कम लिया जाता है, और जैसे जैसे लोड बढ़ते जाता है, इसको बढ़ा दिया जाता है। एजेंट सर्विस रनिंग, यानी कि ये रनिंग कंडीशन में हमेशा रहना चाहिए। पाइपलाइन आप कभी भी रन करो, लेकिन ये 24/7 आपका रन होना चाहिए। अगर एजेंट आपका बंद है और किसी ने पाइपलाइन रन करने का ट्राई किया, तो पाइपलाइन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो एजेंट मस्ट मैच पाइपलाइन नीड्स। तो पाइपलाइन की जो नीड होती है,
उसके हिसाब से हम एजेंट को डिसाइड करते हैं कितनी पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर टास्क कितने हैं, एक साथ कितनी पाइपलाइन रन होने वाली है, ये सारी चीज के ऊपर। जैसे अभी मैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट में क्या काम किया हूँ कि मैंने एजेंट सस्ता लिया है, छोटा लिया है। छोटा लिया है तो मैं क्या करता हूँ, पैरेलल जॉब रन नहीं करता हूँ। अगर 4 डेवलपर एक साथ अगर मान लो पीआर बना देते, तो फिर वो किसी एक डेवलपर का पीआर पे काम करता है, बिल्ड बनाने का काम करता है। लेकिन वो पूरा वो 100% करेगा तभी दूसरे पे जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी उसका काम करते करते उसको वहां रोक देता है, दूसरा काम ले लेता है, उसको थोड़ा सा करता है 10%, उसको रोक देता है, तीसरा काम लेता है। और ऐसे राउंड ट्रिप होते रहता है, और टास्क अपने आप कंप्लीट भी होते रहते हैं। लेकिन अगर मैं पैरेलल कर दूं, तो उसके लिए मुझे सीपीयू रैम को और बढ़ाना पड़ेगा कैपेसिटी। अब पैरेलल में क्या होगा, 4 डेवलपर एक साथ पीआर बनाएंगे, चारों का बिल्ड एक साथ रन होता रहेगा, तब तक रन होते रहेगा जब तक वो 100% नहीं हो जाता। तो 4 डेवलपर का काम एक साथ रन करना है या 100 डेवलपर का काम एक साथ रन करना है, तो उसमें कितना लोड आएगा उसके हिसाब से हम एजेंट की कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, और जितना कैपेसिटी बढ़ाएंगे उसका बिलिंग उतना ज्यादा आएगा। एजोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। तो एजोर में हम कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं? तो ये एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन है कि ज्यादातर डेवलपर्स को पता नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर कोशिश किया कि एक बार मैं बता दूं कि अगर आप कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो, चाहे डॉट नेट कोर का ही एप्लीकेशन को आप ले लो, उसको आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो आपके पास एजोर में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो सबसे पहला और पॉपुलर ऑप्शन है, वो है आपका ऐप सर्विस। जो ऐप सर्विस है, ये बहुत ही पॉपुलर है। मैक्सिमम कंपनी इसको यूज करती है, क्योंकि इसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल स्केलिंग भी अवेलेबल है, लोड बैलेंसर बहुत अच्छे से काम करता है, डिप्लॉयमेंट इजीली होता है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बहुत इजी दिया हुआ है, तो इसलिए ऐप सर्विस को यूज किया जाता है। लेकिन ऐप सर्विस जो है बाकी कुछ सर्विसों से महंगा है, फैसिलिटी दे रहा है बट थोड़ी सी कॉस्टली है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो बजट को भी देखता है, प्रोजेक्ट के लोड को भी देखता है, जो हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उस सर्विस कि कितना ज्यादा लोड होगा, कितना ट्रैफिक आने वाला है फ्यूचर में, इन सारी चीज को देख करके हम डिजाइन करते हैं, और हम डिसाइड करते हैं कि किसको यूज करना है। तो अगर मान लो कंपनी का बजट बहुत अच्छा है, बड़ा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो फिर हम ऐप सर्विस पे जाते हैं। और ये पास लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है यास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और एक क्या बताया था मैंने, सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो एजोर के 3 पिलर होते हैं, तो वो यहाँ पर मैं बता दिया। फिर ये देख लेते हैं सेकंड, वर्चुअल मशीन। यानी कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई ऐसा डिमांड आता है जिसमें हम वर्चुअल मशीन लेते हैं, चाहे आप लाइनस का लो, उबंटू का लो, या विंडोज सर्वर लो। तो जब वर्चुअल मशीन आप ले लेते हो और उसके अंदर आप डिप्लॉयमेंट करते हो, अगर डॉट नेट है तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आईआईएस को सेटअप करना पड़ेगा। आईआईएस को सेटअप करने के बाद उसमें डॉट नेट का कोड डिप्लॉय होगा। लेकिन अगर मान लो आपको उसमें एंगुलर का, रिएक्ट का, या नेक्स्ट जेएस का, नोड जेएस का, जेएस फ्रेमवर्क वाले एप्लीकेशन को अगर डिप्लॉय करना है, तो तुम्हें इस वर्चुअल मशीन में नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यानी जो भी हमें डिप्लॉय करना है, जो टेक्नोलॉजी, उसकी डिपेंडेंसी को पहले हम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब करना पड़ता है, इंस्टॉल सेटअप करना पड़ता है, तब आप डिप्लॉय करोगे और वो चलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐप सर्विस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ऐप सर्विस को आपको सीधा लेना है, आप लेते समय बाद इस पे एक ऑप्शन आते हैं कि आपको फ्रेमवर्क क्या चाहिए, और सीधा डिप्लॉयमेंट कर दो, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ज्यादा काम नहीं रहता है। जबकि वर्चुअल मशीन में वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। इसका मतलब सर्विस को हमें सेट करना है, एजोर या माइक्रोसॉफ्ट करके नहीं देगा। और पास क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, यानी कि इसका जो ज्यादातर सेटिंग्स वगैरह जो रहता है वो पूरा मेंटेन जो रहता है एजोर साइट पे हो जाता है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, एकेएस। एकेएस का पूरा नाम क्या है, एजोर कुबरनेट सर्विस। अगर हम एजोर में बात करेंगे तो एजोर कुबरनेट सर्विस है। एक्चुअली में ये जो है ना कुबरनेट्स है, तो एडब्ल्यूएस क्लाउड में जाएंगे तो भी इसको कुबरनेट्स बोला जाएगा, जीसीपी में भी कुबरनेट्स होते हैं, लेकिन सब में थोड़ा सा जुड़ जाता है। जैसे एजोर में एजोर कुबरनेट सर्विस यानी एकेएस बोला जाता है। और ये क्या काम करता है, तो ये एक्चुअली में इसमें कोड को डिप्लॉय नहीं करते, ये डिप्लॉयमेंट को हैंडल करता है।
तो ये एग्जैक्ट क्या चीज है? ऑर्केस्ट्रेशन। अच्छा, ये वर्ड भी डेवलपर के लिए बहुत नया होता है। ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड जो है ना, ये एक नया होता है कि समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज है। तो एक्चुअली में दो वर्ड्स होते हैं, एक ऑर्केस्ट्रेशन होता है और एक होता है आपका कोरियोग्राफी। तो कोरियोग्राफी और ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऑर्केस्ट्रेशन मतलब सेंट्रल कंट्रोल होता है, जहां से वो बहुत सारी सर्विस को कंट्रोल करता है। और कोरियोग्राफी क्या होता है कि वो केवल एक दूसरे सर्विस को रन कर देता है। दूसरी सर्विस रन होती है तो वो तीसरे को कर देती है। पहले वाले को तीसरे से कोई मतलब नहीं है। वो एक के बाद एक जुड़े हुए रहते हैं और अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो उसको कोरियोग्राफी बोलते हैं। और ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो मेन कंट्रोल करने वाला है वो सर्विस वन को एग्जीक्यूट करता है। जब वो सही मतलब खत्म हो गया वो काम, तो सेकंड को फिर एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे वो एक एक को करेगा, यानी कि सबको कंट्रोल करता है। तो एकेएस एक प्रकार का क्या ऑर्केस्ट्रेशन है, जो बहुत सारी जो डिप्लॉयमेंट होने वाली जो हमारे सर्विसेज है उसको कंट्रोल करता है। और एकेएस ज्यादातर बेटर किसके लिए? मैक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि वहां पर जो डिप्लॉयमेंट सर्विस है बहुत ज्यादा होती है। 100, 200, 1000 तक हो जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एकेएस यूज किया जाता है। फिर इसके बाद एक और देख लेते हैं, एसीआई, एज्योर कंटेनर इंस्टेंस। तो अभी आगे अगले पेज में एक और आएगा, एजोर कंटेनर ऐप, जो मैं लास्ट प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूँ, एजोर कंटेनर ऐप। तो एजोर कंटेनर ऐप और एजोर कंटेनर इंस्टेंस लगभग एक जैसा है। बस अंतर है उसकी कैपेसिटी में, फीचर्स में। जैसे ये भी आपका सर्वरलेस कंटेनर है, वो भी सर्वरलेस कंटेनर ही होगा। ये रन कंटेनर इंस्टेंसली, यानी आप क्रिएट करते हो और आपके कुछ सेकंड में रेडी हो जाता है, और आप इसमें छोटा मोटा कोड डाल के चला सकते हो। ये वीएम वगैरह नहीं है, यानी कि बहुत छोटा सा इंस्टेंस है। तो इसका यूज क्या होता है? जैसे कोई आप पीओसी कर रहे हो, आरएनडी कर रहे हो, आप छोटा सा एप्लीकेशन बनाए जिसमें आपका 4-5 एपीआई है डॉट नेट का, उसको डिप्लॉय करना है। तो इस प्रकार की चीजें आप एसीआई में डिप्लॉय करते हैं। बहुत ही सबसे सस्ता डिप्लॉयमेंट होता है एसीआई। तो पे पर यूजेस है, यानी कि अगर आप इसमें डिप्लॉय कर देते हो, इसको यूज करोगे तो इसका बिल आएगा, यूज नहीं करोगे तो बिल जीरो रहेगा। अगर आप इसको डाल के डिप्लॉय करके छोड़ दिए 1 महीने तक, तो हो सकता है आपका 1 महीने तक कोई बिल भी नहीं जनरेट होगा। तो ये इसकी खास बात होती है। अगला और देख लेते हैं डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, ये नीचे वाला पहले बता देता हूँ, एजोर कंटेनर ऐप, एसीए। अभी लास्ट टाइम एसीआई देख रहे थे, ठीक है। वो एसीआई का क्या फुल फॉर्म था? एजोर कंटेनर इंस्टेंस। और इसका एसीए, एजोर कंटेनर ऐप। ठीक है, दोनों कंटेनर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा पावरफुल है। ये उसका बिलिंग भी उससे थोड़ी ज्यादा होगी। अगर उसकी बिलिंग 100 रुपये पर मंथ आएगी, इसकी 500 पर मंथ आएगी, एजोर कंटेनर ऐप की। तो ये भी कंटेनर बेस्ड ऐप होता है। और ये कुबरनेट्स वगैरह इसके अंदर ही होता है, हिडन्स होता है, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल होता है इसके अंदर। और मैनेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि हमें डायरेक्ट इसको कुछ नहीं करना रहता है, डायरेक्ट डिप्लॉय करना रहता है और ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है एजोर के द्वारा। तो ये सस्ता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा प्रीफर हो रहा है। मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ, एजोर कंटेनर ऐप को। और एसीआर क्या होता है? एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। एजोर कंटेनर रजिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपका जो डॉकर इमेज होता है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। जैसे अभी मेरे करंट प्रोजेक्ट में 20 के आसपास सर्विसेज रन हो रही है, यानी इतनी पाइपलाइन है। तो 20 के आसपास मेरा जो कंटेनर इमेज है, वो इमेज, डॉकर इमेज, वो यहाँ पर स्टोर है एसीआर में। अगर मैं नया सर्विस लेता हूँ, नया पाइपलाइन बनाता हूँ, तो और डॉकर इमेज बनेगा नया, अलग नाम से, और वो भी आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो डॉकर इमेज को स्टोर करने के लिए एजोर कंटेनर रजिस्ट्री का यूज करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक जो सबसे बड़ी रजिस्ट्री होती है डॉकर इमेज के लिए, उसका नाम क्या था? डॉकर हब। डॉकर हब कहीं भी सुनोगे तो समझ जाना कि दुनिया की एक बहुत बड़ी रजिस्ट्री है, जहां पर दुनिया के करोड़ों इमेजेस जो है, डॉकर इमेजेस, वो स्टोर किए गए। उसमें से कुछ पब्लिक है और कुछ प्राइवेट है। तो ये अब समझ में आ गया। एसीआर क्या है? कुछ नहीं करता है, केवल ये कंटेन करता है डॉकर इमेजेस को। यानी ये वाला भी जो पोर्शन है,
इसमें कोई डिप्लॉयमेंट होकर रन नहीं होता, एप्लीकेशन डाल के डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, आप इमेज को कंटेन करते हो, और इसकी इमेज को आप या तो एसी ए में डिप्लॉय कर देते हो, और या फिर एसी आई में कर देते हो, जो पिछले स्क्रीन में बताया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस भी यहाँ पर दिया, एसी आई और एसी ए में बेसिक क्या डिफरेंस है, या तो कंपैरिजन किया है। एसी आई जो है सिंगल कंटेनर एग्जीक्यूशन है, और एसी ए जो है कंटेनर एस प्लेटफॉर्म है। दूसरा क्या डिफरेंस है, शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए इसको नहीं बनाया जाता है, ऑन डिमांड। अगर कभी डिमांड है, कोई पीओसी चल रहा है, या कुछ समय के लिए हमें कुछ जरूरत है, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, तो एसीआई यूज करते हैं। लेकिन ये जो रहता है नीचे वाला एसी, ये परमानेंट होता है। ऑटो स्केलिंग और रिवीजन दिया है, यानी कि स्पीड अपने आप बढ़ा लेता है। अगर इसमें जो ट्रैफिक आएगा बहुत ज्यादा, मान लो जैसे कि 10 कस्टमर काम कर रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल रहेगा, उसका रिवीजन 1 रहेगा, रेप्लिका 1 बोलते हैं उसको, रेप्लिका 1 पे। लेकिन 10 से 100 आ गए तो रेप्लिका 3 हो जाएगा, 1,000 आ गए तो रेप्लिका 10 हो जाएगा। हालांकि एक रेप्लिका का मंथली कॉस्ट 500 है, लेकिन 10 रेप्लिका अगर 1 महीना चल गए तो वो कितना हो जाएगा, 5,000 बिलिंग हो जाएगी उसकी। लेकिन कहने का मतलब ऑटो स्केलिंग है, अगर अचानक ट्रैफिक आ गया तो आपका एप्लीकेशन फेल नहीं होगा, वो अपने आप कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ट्रैफिक कम हो जाएगा अपने आप वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो लॉन्ग रनिंग सर्विस के लिए इसको यूज करते हैं, यानी कि फाइनल प्रोजेक्ट आप बना रहे हो और उसमें कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, और वो आपको यूएट में भी चलाना है, प्रोडक्शन भी करना है, तो अब एसी है। लेकिन एसीआई है, इसको प्रोडक्शन में यूज नहीं करते। कोई आर एन डी, पीओसी या कुछ सीखना है, या थोड़े समय के लिए आपको कोई डिप्लॉयमेंट करके देखना है, तो उसके लिए आप एसीआई को यूज करते हैं, जो बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब यहाँ पर आते हैं पाइपलाइन सिक्योरिटी मॉडल। जो पिछला दो स्क्रीन मैंने बताया, वो एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है, जहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट में काम आती है, यूज होती है। हमारा एक्चुअल टॉपिक फिर से स्टार्ट हो गया, पाइपलाइन सिक्योरिटी मॉडल में जाते हैं। यहाँ पर फ्लो क्या दिखा रहा है आपको, यूजर ने कोड किया, ऑथेंटिकेट किया यूजर ने सबसे पहले, देन पाइपलाइन को ट्रिगर किया, और इसके जो रिसोर्सेज है वो एक्सेस होना चालू हुए, जो जो पाइपलाइन में कॉन्फ़िगर किए गए। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, कंट्रोलर्स में परमिशन है, अप्रूवल है, सीक्रेट मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहता है। तो परमिशन मतलब कि आप एक्सेस देते हो, किसको एक्सेस देते हो, पाइपलाइन आपका कहाँ पर है, रेपोजिटरी में। एक्सेस कहाँ दे रहे हो, आपका एजेंट बताया था मैंने, सेल्फ होस्टेड एजेंट बताया था, है ना। तो वो एजेंट रहता है, उसको आप परमिशन देते हो। अप्रूवल का मतलब क्या होता है, कि जैसे आप पीआर बनाते हो, पीआर आपका अप्रूव हो जाता है, तब जाकर के आपका ट्रिगर होता है, तब बिल बनना स्टार्ट होता है। तो ये अप्रूवल सिस्टम भी यहाँ लगा के रखे। सीक्रेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप जो है, जितनी सीक्रेट्स, क्रेडेंशियल, पासवर्ड, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये सब आप डायरेक्ट पाइपलाइन में, स्क्रिप्टिंग में नहीं डालते हो, ये आप अलग से सेव करते हो, या तो कीवर्ड यूज करते हो, या आप एनवायरमेंट वेरिएबल यूज करते हो, और वहां पर आप सीक्रेट चीजों को रखते हो। ठीक है, तो यानी कि ओनली ऑथराइज एक्शन अलाउड, यानी इसमें वही एक्शन चलेगा, वही टास्क रन होगा जिसको ऑथराइज किया गया। चेक एंड मैनुअल वैलिडेशन फॉर डिप्लॉय टू वेब ऐप। ठीक है, परमिशन हमको चाहिए, और ये परमिट करके एक बटन आता है, अगर पाइपलाइन में परमिट नहीं दिया गया है, तो तुरंत जैसे रन करेंगे पहली बार, तो आपको परमिशन पूछेगा, परमिट कर देगा अगर जो एडमिन है, तब जाके पाइपलाइन आपका रन होगा और बाकी रिसोर्स को एक्सेस करेगा। हालांकि एक्सेस का एक अलग से स्लाइड में बाद में बताऊंगा, कितने प्रकार का परमिशन और एक्सेस देना पड़ता है पाइपलाइन बनाने के लिए। सर्विस कनेक्शन क्या होता है, तो सर्विस कनेक्शन मेन रूट होता है, जहां से आपका पाइपलाइन ट्रिगर होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, और सर्विस कनेक्शन जो होता है ना, ये कनेक्ट रहता है डिफरेंट टाइप्स के रेपोजिटरी से। जैसे मान लो आपका सर्विस, आपने जो कनेक्शन, कनेक्टेड पाइपलाइन आपका जो है, जिसमें आपने सर्विस कनेक्शन बना रहे, तो ये सर्विस कनेक्शन आपका एजोर से भी जुड़ा हो सकता है। अगर आप एजोर के रेपोजिटरी में सोर्स कोड को रखे हो, तो आपका जो सर्विस कनेक्शन है वो एजोर से जुड़ेगा। और अगर आप डॉकर, डॉकर हब जैसे मैंने बताया था, उससे भी चाहे तो अपने पाइपलाइन को जोड़ सकते हैं। गिट हब या गिट लैब करके अलग से थर्ड पार्टी होता है,
आप उसको भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, सर्विस कनेक्शन को। लेकिन यहाँ मैं जो अभी बता रहा हूँ उस सिनेरियो में हमने डेवऑप्स, एजोर डेवऑप्स से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसमें एग्जांपल जैसे देखेंगे, एजोर सब्सक्रिप्शन है, कंटेनर रजिस्ट्री है, गिट हब है। तो ये सबको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी, क्रेडेंशियल स्टोर सिक्योरली। तो क्रेडेंशियल को जनरली हम कहाँ रखते हैं, की वॉल्ट में रखते हैं। अगर कोई ऐसी जरूरत आ गई तो हम उसे कहाँ रखते हैं, पाइपलाइन के वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं। तो नो हार्ड कोड सीक्रेट्स, यानी कि जो स्क्रिप्टिंग हम लिख रहे हैं उसके अंदर सीक्रेट बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, सिक्योरली उसको कहीं पर जाके रखना है। तो की वॉल्ट एक जगह हो गया, और दूसरा आपका पाइपलाइन वेरिएबल्स हो गए। तो ये एक्चुअली में जो सर्विस कनेक्शन है, ये ब्रिज बिटवीन पाइपलाइन एंड रिसोर्सेज। तो पाइपलाइन जो हमारी रन होने वाली है और उससे जितने रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं, उनके बीच का ब्रिज होता है। अगर सर्विस कनेक्शन नहीं है तो आपकी पाइपलाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी सभी से, और वो बिल्कुल डेड रहेगी, काम ही नहीं करेगी। तो सर्विस कनेक्शन मिलेगा तभी जा करके वो आगे रिसोर्स से मिल करके अपना काम कर सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज आता है, आरबीएसई। जब एजोर क्लाउड की बात होगी तो आरबीएसई आता है। आरबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कि जैसे रोल्स होते हैं, एक ऑनर है। ऑनर का मतलब है कि उसको अगर ऑनर का रोल दे दिए तो फुल एक्सेस। तो फुल एक्सेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज को वो ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन देख सकता है, सब कुछ एक्सेस मिल जाता है। लेकिन कंट्रीब्यूटर का अगर एक्सेस अपन देते हैं, तो कंट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, कि वो देख सकता है और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, एडिट कर सकता है, लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकता। वो किसी और को भी एक्सेस नहीं दे सकता। तो वो केवल रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। तो रीड राइट परमिशन अगर मिलती है दोनों की, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटर। और रीडर का परमिशन मतलब रीड की परमिशन, व्यू व्यू ओनली। तो ये तीन रोल जो है बाय डिफॉल्ट एजोर में जगह जगह होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो रोल होते हैं, जब काम करोगे तो वो 1 लाख के ऊपर है, बहुत ज्यादा रूल्स है। इसीलिए जब एजोर को पूरा मेंटेन करना रहता है किसी बड़े एप्लीकेशन के लिए बड़े पैमाने पे, तो हमें सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वो सीनियरिटी बेस पे उसे बहुत सारे रोल पता है कि किस कंडीशन में क्या रोल देना है। तो एज्योर का अगर मान लो एडमिन है या डेवऑप्स का इंजीनियर है, तो उसे रोल के बारे में काफी अनुभव रहता है, और वो प्रॉपर रोल असाइन करता है। प्रिंसिपल क्या होते हैं, जैसे ये रोल होते हैं ना, रोल के साथ एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब आ, ये एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, गाइडलाइन है कि लिस्ट प्रिविलेज एक्सेस। यानी कभी भी जब एक्सेस देने के लिए हम बैठे, जैसे मान लो किसी ने तुमको एडमिन बना दिया और तुमको बोल रहे हैं कि डेवलपर को रिसोर्स को आप एक्सेस दो, तो आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम एक्सेस देना है कि उनका काम बस चल जाए। अगर किसी को रीड एक्सेस देने से उसका काम चल रहा है, तो आपको रीडर का ही एक्सेस देना है। और किसी को एडिट करना ही पड़ रहा है, कोई सीनियर डेवलपर है, टेक लीड है, तो आपको उसको कंट्रीब्यूटर का एक्सेस देना ही है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिसको रीडर का देना है अपने मन से कंट्रीब्यूटर का दे दिए, या जिसको कंट्रीब्यूटर देना था उसको सीधा ओनर बना दिए। ये नहीं करना है। सबसे पहला माइंड में ये रखना है। दूसरा क्या चीज बोल रहा है, गिव ओनली व्हाट इज नीडेड। तो ये प्रिंसिपल यही की कहलाता है, इसको याद रखना है। अगर आपको एक्सेस देने की बारी आ गई तो कम से कम एक्सेस देना है। और जब लेने की बारी आएगी तो ज्यादा से ज्यादा एक्सेस लेना है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेस लोगे, थोड़ी देर बाद फिर जाना पड़ेगा, सर मेरे को इस चीज का एक्सेस दे दो। फिर वो एक्सेस देगा, थोड़ी देर बाद काम करते करते अटक जाओगे, फिर जाओगे, सर मेरे को इस रिसोर्स में एक्सेस नहीं है। तो क्योंकि सामने वाला भी स्मार्ट है, वो आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा है, आपको एक साथ ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि आप कोई दूसरा गलत काम ना करे या कोई डिस्टरबेंस पैदा ना करे। यहाँ देखते हैं अप्रूवल और चेक। तो अप्रूवल और चेक क्या चीज होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। कि जैसे कि बिल्ड अगर बनता है, तो जब भी कोई ट्रिगर होता है पाइपलाइन, तो सबसे पहले क्या करता है, बिल्ड बनता है। बिल्ड बनता है, उसमें टेस्ट भी रन होता है। उसके बाद चेक होता है, चेक होने के बाद अप्रूव होता है, और देन डिप्लॉय होता है। तो ये इसका एक फ्लो रहता है। लेकिन इसमें ये देखते हैं हम कि मैनुअल अप्रूवल क्या होता है। मैनुअल अप्रूवल जिसको बोलते हैं ह्यूमन चेक पॉइंट। तो
अब मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास चार एनवायरमेंट है, एक डेव है, स्मोक है, यूएट है एंड प्रोडक्शन है। तो जनरली प्रोडक्शन में जब डिप्लॉयमेंट होता है ना, तो वहां पर हमें मैनुअल अप्रूवल रखना पड़ता है। और जो आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, स्मोक है और यूएट है, वहां पर ऑटोमेटिकली रखा जाता है थ्रू पीआर। ऑटोमेटिक मतलब रहता तो है अप्रूवल, बट लेकिन पीआर यानी पुल रिक्वेस्ट के द्वारा। तो जब पुल रिक्वेस्ट कोई डेवलपर बनाता है और वो जब अप्रूव होकर के कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो आपका पाइपलाइन रन होना चालू होता है और डिप्लॉय भी कर देता है। तो आपका डेव का तो हो जाएगा, स्मोक का हो जाएगा, यूएट भी आप कर सकते हो इसी प्रकार से। लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि आपने पीआर बना दिया यूएट से लेके प्रोडक्शन और बोल दिए लीड को कि भाई आप अप्रूव कर दो और ये प्रोडक्शन लाइव हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रोडक्शन लाइव डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन के पहले यानी कि फाइनल डिप्लॉयमेंट के पहले रिलीज होता है। रिलीज एक प्रोसेस होती है। तो इस रिलीज को कंट्रोल करने के लिए हमें मैनुअल अप्रूवल लगाना पड़ता है कि जब रिलीज होती है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये एक व्यक्ति का काम नहीं होता। तो जब उसको डिप्लॉय करना होता है, तो जो लोग रिलीज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनका अप्रूवल लगता है और अप्रूवल मेल से भी होता है। तो मेल करते 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 मेल फाइनल चले जाता है कॉन्फ्लिक्ट टीम के पास, या उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट टीम। उसके पास जब मेल जाता है कि भाई सब ओके हो गया, सब लोगों ने अप्रूवल दे दिया, तब वो फिर डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये मैनुअल अप्रूवल मैंने समझा दिया। और इसके बाद यहाँ पर देखोगे एक है एनवायरमेंट गेट्स। एनवायरमेंट गेट्स मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड चेक करता है। क्या चेक करता है? क्वालिटी चेक करता है, सिक्योरिटी वैलिडेशन करता है, हेल्थ एंड मॉनिटरिंग करता है। तो ये क्वालिटी चेक का मतलब क्या है? जैसे आपने जो कोड लिखे, डेवलपर जब कोड लिखते हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन डेवलपर जो होता है इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि वो अपने कोड के अंदर की वल्नरेबिलिटी को खुद ही फाइंड आउट करे और उसको रिजॉल्व कर ले। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्वालिटी चेक लगा देते हैं। क्वालिटी चेक लगाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, तो मार्केट में दो है, एक है सोनार क्यूब और एक है चेक मार्क्स। तो चेक मार्क्स तो बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है। तो जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है वो चेक मार्क्स को यूज करती है, और जो छोटी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड वगैरह जिसका बजट कम है, तो वो सोनार क्यूब को इस्तेमाल करती है, क्योंकि ओपन सोर्स है, उसका लाइसेंस है एंटरप्राइज ग्रेड पे, लेकिन बट फ्री वाले में भी काम हो जाता है। और मैं यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि फ्री वाला आसानी से बहुत ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन मैंने करवा दिया। मैंने क्या किया, जो मेन ब्रांच होता है डिफॉल्ट होता है, तो मैंने डेवलपमेंट ब्रांच को डिफॉल्ट कर दिया। और हर डेवलपमेंट ब्रांच जितनी सर्विस की थी, सबको डिफॉल्ट कर दिया। और सोनार क्यूब को मैंने एज ए क्वालिटी गेट लगा दिया। तो जब भी हमारा कोई पीआर ट्रिगर होता है, पाइपलाइन रन हो जाती है, तो बिल्ड बनता है, बिल्ड के बाद सोनार क्यूब रन होता है। सोनार क्यूब जो रहता है पूरा इशू को फाइंड आउट करता है और वो जा करके प्रोजेक्ट में पब्लिश कर देता है। तो सोनार क्यूब का एक यूआई होता है, उसमें आप लॉग इन करोगे तो आपके जितने पाइपलाइन है, जितने प्रोजेक्ट के, उतने प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे। उसमें जो इशू और वल्नरेबिलिटी है वहां दिखाई देती है, 50 है, 100 है, 200 है, वहां पर दिखता है। तो आप पाइपलाइन में लगा सकते हो कि अगर वल्नरेबिलिटी और इशू पाया जाता है, तो स्टॉप कर दे पाइपलाइन। अगर जैसे बिल्ड प्रोसेस चल रही है, उसमें कोई इशू आ गया, तो पाइपलाइन अपने आप स्टॉप हो जाता है, एरर दे करके स्टॉप कर देते हैं। तो हम इस प्रकार का मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, हमें कैसा चाहिए। फिर हम आते हैं ब्रांच प्रोटेक्शन। ब्रांच प्रोटेक्शन के लिए तो एक ही चीज है, वो है पीआर अप्रूवल। पीआर का फुल फॉर्म क्या है? पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है? जैसे कोई डेवलपर सुबह अपने कंप्यूटर में बैठा और कोडिंग कर रहा है शाम तक, उसने कई टास्क कंप्लीट कर दिए, स्टोरी को कंप्लीट कर दिए, शाम को क्या करेगा, वो पीआर बनाएगा और पीआर को अप्रूव करने सीनियर को देगा। जैसे पीआर अप्रूव हो जाएगा, तो आपकी ब्रांच का जो कोड है वो बिल्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप पीआर किस में बना रहे हो? जैसे आप डेवलपमेंट में बना रहे हो, तो आपका डेवलपमेंट का पाइपलाइन रन हो जाएगा। अगर आप पीआर स्मोक पे बना रहे हो, तो स्मोक का पाइपलाइन अपने आप रन हो जाएगा। तो ये पाइपलाइन के अंदर हम कोड लिखते हैं कि आपका जो पीआर बनेगा, कौन सा पीआर बनने पे कौन सा पाइपलाइन, कौन सा कोड में आपको बिल्ड बनाना है। तो आगे मैं कोड में वो चीज दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंबाइंड फ्लो नीचे दिया हुआ एंड टू एंड, कि पहले पीआर बनता है, पीआर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बिल्ड तैयार हो जाता है, बिल्ड बनता है एजेंट के अंदर। उसके बाद क्वालिटी गेट लगा हुआ है,
या सोनार क्यूब वगैरह, या हम जैसे बताया था लास्ट टाइम, ऑटोमेशन टेस्टर का जो स्क्रिप्ट होता है वो लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम यूनिट टेस्टिंग को भी रन कर सकते हैं यहाँ। देन उसके बाद अप्रूवल है। ये अप्रूवल प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन में मैनुअल अप्रूवल लगाया जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है बाकी एनवायरमेंट। और फाइनल आपका ये डिप्लॉयमेंट हो जाता है। तो इसमें समरी देख लेते हैं। मैनुअल अप्रूवल, ह्यूमन कंट्रोल, गेट, ऑटोमेटेड वैलिडेशन, सोनार क्यूब, चेक मार्क्स, दो का नाम याद रखो और भी होते हैं। ब्रांच प्रोटेक्शन, कोड सेफ्टी, किसके द्वारा? पीआर के द्वारा, पुल रिक्वेस्ट के द्वारा होता है। तो ट्रस्ट बट वेरीफाई बिफोर रिलीज। आप भरोसा करो लेकिन वेरीफाई करना जरूरी होता है रिलीज के पहले, कि कहीं कोई छूट तो नहीं रहे। सीआईसीडी बेस्ट प्रैक्टिस में अगर हम देखते हैं, तो इसमें आपका जो है फोकस एरिया में रीयूज करना, सिक्योरिटी, वर्जनिंग एंड परफॉर्मेंस, ये जो एक पिलर होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा सीआईसीडी करना है तो आपको इन चारों चीज को ध्यान देना है। रीयूज का मतलब ये है कि आपका पाइपलाइन जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने एक सर्विस के लिए पाइपलाइन बनाई, बहुत मेहनत लगी, उसमें इशू आए, इशू को सॉल्व किया, सब कुछ किया, लेकिन एक बार पाइपलाइन बन गई डेवलपमेंट की, हमने स्मोक की बना दी। और जहां डेवलपमेंट और स्मोक की बना दी, तो हमारा जो लीड है उसने क्या किया, सभी सर्विसेज में वो पाइपलाइन को लगाता गया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करता गया, जैसे कि ब्रांच रेपोजिटरी का नाम हो गया, या इमेज का नाम हो गया, डॉकर इमेज का डिप्लॉयमेंट कर रहे उस कंटेनर का नेम हो गया, थोड़ा बहुत अब मॉडिफाई करता गया और बड़ी आसानी से हमने पाइपलाइन को सभी सर्विसेज में लगा दिया। तो अभी हमारे पास पाइपलाइन ही कम से कम होगी 24-25 के आसपास। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाए तो पाइपलाइन 100 से ऊपर हो जाएगी, इतनी पाइपलाइन बन रही। लेकिन हम अभी हम जो देख रहे हैं सेशन, ये पाइपलाइन कैसे बनाना है, पाइपलाइन बनाने में कौन कौन से रिसोर्स लगते हैं, कौन कौन सी परमिशन लगती है, कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट होता है, और उसके अंदर की प्रोसेस यानी टास्क जो होती है स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होती है और कैसे चलती है, हम पूरा स्टडी कर रहे हैं। बहुत डीपली सेशन है पाइपलाइन का। तो रीयूजेबल टेम्पलेट, जैसे मैंने बता दिया कि आपको टेम्पलेट को रीयूजेबल करना है। अगर कोई पाइपलाइन आपका रन हो चुका है और आपने एज ए टेम्पलेट रखा हुआ है, अगला पाइपलाइन बनाते समय उसी पाइपलाइन को लेना है, उसके ऊपर मॉडिफाई करना है। सीक्रेट मैनेजमेंट, जैसे ये बताया ना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए सीक्रेट मैनेजमेंट है, तो की वर्ल्ड को हम यूज करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। तो की वर्ल्ड पे हम क्या करते हैं, हम सारा क्रेडेंशियल वगैरह स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर सीक्रेट सिक्योरली, नो हार्ड कोडिंग, और एक्सेस वाया पाइपलाइन, पाइपलाइन को की वर्ल्ड को कॉल करके हम डाटा ले लेते हैं। और एक और मैंने बताया था आपका एनवायरमेंट वेरिएबल, किसी किसी कंडीशन में एनवायरमेंट वेरिएबल को भी यूज करते हैं। वर्जनिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि हमारा कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट चलता रहता है। सुबह 10 बजे किसी डेवलपर ने डिप्लॉयमेंट के लिए पीआर बना दिया, 12 बजे किसी ने बग फिक्स किया, पीआर बना दिया, 2 बजे किसी और ने कुछ काम किया छोटा मोटा, उसने पीआर बना दिया, 2:30 बजे पता चल रहा है कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट वाला जो कोड है वो फेल हो गया, रन ही नहीं हो रहा है। तो रन नहीं हो रहा है तो उसको फाइंड आउट करेंगे, फाइंड कर लिए तो कोड को वापस सही करेंगे, दोबारा डिप्लॉयमेंट करेंगे, टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो लेटेस्ट वाला जो वर्जनिंग है, उसके पहले का जो वर्जनिंग है उसको वापस से डिप्लॉय कर देते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन तुरंत चालू हो जाता है। और जो इशू आया था जिस बिल्ड में, उस डेवलपर को इन्फॉर्म करते हैं, भाई तुम्हारे बिल्ड में इशू आया था तो कोड को चेक करो अच्छे से, थोरोली लोकल में टेस्ट करो, देन उसके बाद पीआर बनाओ। तो ये वर्जनिंग क्या होता है, एक प्रकार का ऐसे वर्जनिंग करते जाता है, सिमेंटिक वर्जनिंग। पाइपलाइन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पाइपलाइन कभी कभी स्लो होता है। तो स्लो होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि आपका ऑप्टिमाइज करने के लिए आप कैशे डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसीज को आप कैश करके रखते हो। डिपेंडेंसीज की बड़ी बड़ी डिपेंडेंसीज क्या होती है? एनपीएम, एनपीएम मॉड्यूल बहुत बड़ा होता है, 2-2 जीबी से लेके 6 जीबी तक चले जाता है। एनपीएम मॉड्यूल क्या होता है? लाइब्रेरी होती है जेएस फ्रेमवर्क में जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं। सेम ऐसी न्यूगेट पैकेज डॉट नेट की लाइब्रेरी होती है। तो इसको बार बार अगर मान लो डाउनलोड किया जाए तो हमारा पाइपलाइन स्लो होगा। तो हम क्या करते हैं, कैश करके रख लेते हैं। तो फिर वो वापस से पूरा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, तो स्पीड बढ़ जाती है।
देन पैरेलल जॉब, जैसे मैंने बताया ना कि पैरेलल जॉब अगर आपको करना है तो हमारे जो एजेंट होते हैं, वीएम, वो हमको ज्यादा पावरफुल चाहिए पैरेलल जॉब चलाना है तो। यानी आपको वहां थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, 3,000 के बदले आपको 8,000 10,000 रुपये महीना खर्चा करना पड़ेगा, तो आप पैरेलल जॉब चला सकते हो और स्पीड बढ़ जाएगी। तो जहां पर बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट की जरूरत है, मल्टीपल डेवलपर कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और उनका बार बार डिप्लॉयमेंट चल रहा है हर 2 घंटे में, तो उस कंडीशन में आपको पैरेलल जॉब करना पड़ता है। रेड्यूस द बिल्ड टाइम, तो बिल्ड टाइम को रेड्यूस करना पड़ता है। बिल्ड टाइम रेड्यूस करने के लिए फिर कोड ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। उसके लिए ज्यादा काम तो यहाँ नहीं है पाइपलाइन में, लेकिन अगर बिल्ड टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, चाहे आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो चाहे बैक एंड एप्लीकेशन हो, तो आप उसके आर्किटेक्ट को, लीड को इशारा करते हो, बिल्ड टाइम ज्यादा लग रहा है तो कोड को चेक करो कि उसमें अनवांटेड लाइब्रेरी है तो उसको हटा दो, ऑप्टिमाइज करो आपके कोड को, ताकि उसका बिल्ड जो है फास्ट हो सके। तो फास्टर पाइपलाइन होगा तो फास्टर डिलीवरी होगा। तो समरी क्या बोलती है? रीयूज का मतलब है कि आप एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। सिक्योरिटी का मतलब है कि आप प्रोटेक्शन दे रहे हो। वर्जनिंग का मतलब है कि ट्रेसेबिलिटी, आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से ट्रेसेबिलिटी कर सकते हो और पुराने वर्जन को इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हो अगर वर्जनिंग हुआ है तो। ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप स्पीड बढ़ा रहे हो, डिप्लॉयमेंट की भी स्पीड जो है हम बढ़ा दे रहे हो। तो गुड पाइपलाइन इक्वल टू स्केलेबल डेवऑप्स। तो आप अगर पाइपलाइन बना रहे हो तो ये मत सोचो कि मुझे पाइपलाइन बना के रन करना है और रन हो गया तो बोलो कि हो गया। आपको मतलब उसको पूरा स्केलेबल करना पड़ेगा, उसको सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा, है ना, वर्जनिंग भी रहना चाहिए, ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए और रीयूजेबिलिटी होना चाहिए उसमें। हाउ मच एक्सेस डेवलपर नीड, अगर कोई डेवलपर को पाइपलाइन बनाना है तो उसे क्या क्या एक्सेस कम से कम चाहिए पाइपलाइन के लिए? सबसे पहले उसे एज्योर डेवॉप्स में एक्सेस देना होगा, प्रोजेक्ट लेवल पे। मतलब जिस प्रोजेक्ट का पाइपलाइन बनाएगा उस प्रोजेक्ट में एक्सेस देना है, ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस दे दिया तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने प्रोजेक्ट है सब में एक्सेस मिल जाएगा। तो जिस प्रोजेक्ट का वो डेवलपर है उसको उसका एक्सेस देना है, कंट्रीब्यूटर का देना है। कंट्रीब्यूटर का जैसे हम देंगे तो वो क्या करेगा, पाइपलाइन क्रिएट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, रन भी कर सकता है, रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, उसमें जाके कुछ कोड कोड वगैरह नया बना सकता है, एडिट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो सबसे पहला राइट से कंट्रीब्यूटर किसमें देना है? एजोर डेवॉप्स में देना है। सेकंड परमिशन आपका आता है एजेंट पूल परमिशन। एजेंट पूल परमिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई एजेंट बना रहे हो, सेल्फ होस्टेड एजेंट अगर बना रहे हो, या विंडोज होस्टेड या एजोर होस्टेड एजेंट बना रहे हो, तो भी उसमें आपको परमिशन तो देना पड़ेगा। तो वो जो परमिशन है एडमिनिस्ट्रेटर का होना चाहिए, क्योंकि एडमिन का नहीं है तो आप तो क्रिएट भी नहीं कर पाओगे एजेंट। तो यहाँ पर मिनिमम एडमिन का क्रेडेंशियल आपको देना पड़ेगा। अगर जैसे आप वीएम बना रहे हो तो वीएम का एडमिन का राइट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वीएम के अंदर तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने हैं आगे चल के आपको, डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करनी है पाइपलाइन के हिसाब से। तो यहाँ पर एडमिन राइट्स होगा। पाइपलाइन परमिशन चाहिए। पाइपलाइन परमिशन जो रहता है वो क्या रहता है, जैसे एग्जांपल के लिए एजेंट पूल है, तो एजेंट पूल को हम क्या करते हैं, पाइपलाइन की परमिशन दे देते हैं कि भाई इस एजेंट पूल को तुम यूज करो। सर्विस कनेक्शन, तो सर्विस का काम क्या होता है सर्विस कनेक्शन का, कि जैसे एसीआर हो गया आपका, एसीआई हो गया, बहुत सारे जो रहते हैं ना, एपीआईएम हो गया, जितने भी एजोर की सर्विसेज यूज हो रही है उन सबको जोड़ने का काम करता है। तो उनमें सर्विस कनेक्शन को मतलब परमिशन दी जाती है, उसको ऐड किया जाता है। देन रेपोजिटरी परमिशन, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेपोजिटरी में अगर परमिशन नहीं है तो वो पाइपलाइन ना तो क्रिएट कर सकता है ना एडिट कर सकता है। तो रेपोजिटरी में परमिशन देना पड़ता है। तो रीड एंड कंट्रीब्यूट कर सकता है, ब्रांच वगैरह क्रिएट कर सकता है, पीआर वगैरह एक्सेस कर सकता है, खुद का पीआर बना सकता है, अप्रूव भी कर सकता है, क्योंकि ये सब उसे पाइपलाइन के लिए चाहिए। तो ये 4 परमिशन यहाँ पर मैंने बताया। अगले स्क्रीन पे आते हैं, सर्विस कनेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब सर्विस कनेक्शन जो क्रिएट करते हैं तो उसमें भी परमिशन देनी पड़ती है। तो जैसे कि एसीआर, एसीआर का मतलब क्या हो गया आपका, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री। अच्छा, धीरे धीरे ना याद ही करते जाओ क्योंकि कहीं कहीं पर शॉर्ट फॉर्म आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। एसीआर मतलब एजोर कंटेनर रजिस्ट्री, जिसमें होता क्या है, डॉकर इमेज जो है ना स्टोर होते हैं।
तो डॉकर इमेज का दो ही काम होता है, या तो होता है पुश और या होता है पुल। तो जब डॉकर इमेज को एसीआर पे पुश करते, तो उसके लिए परमिशन रोल होता है एसीआर पुश। और जब पुल करता है, कौन करता है? कंटेनर ऐप करता है, तो फिर होता है तुम्हारा एसीआर पुल। तो एसीआर पुश और एसीआर पुल, ये परमिशन भी हमें देना पड़ता है। तो ये डॉकर रजिस्ट्री में एक परमिशन हमको देना पड़ेगा। डॉकर रिक्वायरमेंट ऑन एजेंट, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, कि आपका डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, देन उसका परमिशन भी हमें देना पड़ेगा। तो डॉकर इंस्टॉल किस में करते हैं? एजेंट में। तो एजेंट में डॉकर इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, एसीआर का परमिशन भी देना पड़ेगा कि वो एसीआर में पुश कर सके डॉकर इमेज बनाते। तो इसीलिए हम ये सब परमिशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी परमिशन है जो रिक्वायर्ड नहीं है डेवलपर के लिए? तो प्रोजेक्ट एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट एडमिन कौन होता है? बीए होता है, स्क्रम मैनेजर होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या हायर लेवल के जो मैनेजमेंट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट के एडमिन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एडमिन तो बिल्कुल ही नहीं देना किसी डेवलपर को। ऑर्गेनाइजेशन एडमिन जो है हायर लेवल के मैनेजमेंट, पीए वगैरह, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये रहते हैं। फुल एजोर ऑनर एक्सेस तो बिल्कुल नहीं देना है। ये कौन रहता है? ये रहता है डेवऑप्स इंजीनियर, या फिर एजोर एडमिन, या एजोर आर्किटेक्ट। उनको तो फुल ऑनर एक्सेस दिया ही जाता है, क्योंकि उससे तो सब कुछ काम करना है एजोर में, 100%। तो अगला हम देख लेते हैं, एंड टू एंड पाइपलाइन फ्लो। तो क्या होता है पाइपलाइन का? एंड टू एंड का मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पाइपलाइन में फ्लो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपका कोड पुश होता है डेव ब्रांच। तो अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम जो पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट ब्रांच की कर रहे हैं। और डेवलपमेंट ब्रांच की एक रेपोजिटरी है, जहां पर आपने डेव पाइपलाइन बनाई हुई है। तो पाइपलाइन के अंदर आपने लिखा हुआ है कि अगर कोड पुश हो जाता है डेव ब्रांच में, तो क्या होगा? डेव की जो पाइपलाइन है वो रन हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। तो पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर, क्योंकि यहाँ पर पुश हो गया कोड, तो वो ट्रिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉकर इमेज बिल्ट एंड पुश टू एसीआर। तो जैसे पाइपलाइन ट्रिगर हो गया, तो आपका बिल्ड वगैरह बनेगा, बिल्ड बनने के बाद डॉकर इमेज बनेगा। डॉकर इमेज को क्या करेंगे? पुश कर देंगे एसीआर में, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री में। तो ये जैसे पुश हो जाएगा, उसके बाद रिफ्रेश करके आप जो एसीआर खोल के देखोगे, तो वो डॉकर इमेज आपको वहां दिखने लग जाएगी। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन डिप्लॉय टू कंटेनर ऐप। तो वो जो इमेज है जो एजोर कंटेनर रजिस्ट्री में दिखाई दे रहा है, वो जाकर के अपडेट हो जाएगा कंटेनर ऐप पे। और एक बार कंटेनर ऐप में अगर अपडेट हो गया, तो उसके बाद फिर कंटेनर ऐप एपीआई जो है उसकी एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि रन हो जाएगा। पहले डिप्लॉय होगा कंटेनर ऐप में, देन रन होगा, फिर उसके बाद उसकी एपीआई एक्सपोज होगी, यानी स्वैगर बन जाएगा। स्वैगर स्क्रीन स्क्रीन जो है खोलोगे तो खुल जाएगी। और जैसे स्वैगर बन जाएगा, तो फिर वो क्या होगा? एपीआई मैनेजमेंट में सिंक हो जाएगा। तो ये एक कोड का पूरा पाइपलाइन का एंड टू एंड फ्लो यहाँ पर दिखाया गया है, कि आपका किस प्रकार से जो कोड है डिप्लॉयमेंट को वो आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं कि स्मार्ट ट्रिगर स्ट्रेटेजी। तो स्मार्ट ट्रिगर स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी क्या होता है? कि जैसे मान लो कि आपका पाइपलाइन रन होता है, पुश टू डेव ब्रांच। जैसे डेव ब्रांच में कोई चेंजेस आया, तो पुल रिक्वेस्ट टारगेटिंग डेव। तो ये अगर मान लो आपको डेव ब्रांच में पुश करना है या ट्रिगर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुल रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा टारगेटिंग डेव। जैसे हमारे यहाँ डेवलपर क्या करते हैं, स्प्रिंट 7 चल रहा है, तो स्प्रिंट 7 की ब्रांच से डेवलपमेंट ब्रांच में टारगेट करके पीआर बनाते हैं। और जैसे वो पीआर अप्रूव होता है और कंप्लीट हो जाता है, तो डेवलपमेंट ब्रांच का जो पाइपलाइन है वो ट्रिगर हो जाता है, और बिल्ड बनता है, इमेज बनता है, डॉक्टर इमेज, उसके बाद एजोर कंटेनर रजिस्ट्री में जाता है। और फिर वो क्या करता है? डेवलपमेंट का जो कंटेनर ऐप है उसको अपडेट कर देता है। तो वो कंटेनर ऐप का यूआरएल को जब खोलोगे, तो आपकी जो नए चेंजेस जो है वो दिखाई देने लग जाएंगे पुराने के साथ मिलके। तो ये इस प्रकार से काम करता है। वाई इट मैटर्स, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इनेबल। अगर आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करना है, पीआर वैलिडेशन बिफोर मर्ज, ये कंपलसरी है कि आपका जो है पीआर वैलिडेशन होना चाहिए। अगर पीआर वैलिडेशन होगा, तभी आपका कोड जो है डेव ब्रांच पे जाएगा। और डेव से जब स्मोक में आप पीआर बनाओगे, तो भी पीआर आपका अप्रूव होगा, देन आपका डेवलपमेंट का कोड जो है वो स्मोक ब्रांच में जाके डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये प्रिवेंट्स अनस्टेबल कोड, तो इसको वो प्रिवेंट कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आपका सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है
जैसे रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया, प्रैक्टिकल नाम का बनाया था। रीजन लेना पड़ता है हमको, कौन सा रीजन ले रहे। एसीआर आपका जो है, एसीआर का ये यूआरएल है। ऐप ऐप का नाम है, टेनेंट सर्विस है। की वर्ल्ड का ये की है, इसके साथ वैल्यू भी होती है। ऐप कॉन्फ़िग, ये आपका ऐप कॉन्फ़िगरेशन का की है, इसके साथ भी वैल्यू होगी। और एपीआईएम का नाम है ये, नेम जो हम दिए ना, ऐप कॉन्फ़िग का भी ये नेम है, ये जो दिखाई दे रहा है। और ये की वर्ल्ड का नेम है। तो ये सब हम कहाँ रखते हैं, वेरिएबल के अंदर, जो मैंने बताया था ना, पाइपलाइन वेरिएबल। तो पाइपलाइन वेरिएबल में ये सब डाटा जो को स्टोर करके रखा जाता है, ये स्क्रिप्ट में डायरेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि कल की डेट में कीवर्ड मैंने रिमूव कर दिया, दूसरा बना दिया, तो मुझे केवल वेरिएबल में आके ये वैल्यू को हटानी पड़ेगी, नई वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर मैं ये अगर मान लो पाइपलाइन के अंदर डाल दिया, पाइपलाइन के अंदर 10 जगह यूज हो रहा है, तो अगर कोई चेंजेस आ गया तो 10 जगह जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, उसमें से एक आध छूट गया तो आपका पाइपलाइन ब्रेक होगा, फिर फाइंड आउट करो क्या इशू आ गया। लेकिन ये अगर आप जो वेरिएबल में डाल देते हो, तो ये आपका डायनेमिक हो गया, कभी भी आप बाहर से इसको चेंज कर सकते हो किसी कारण से, अगर वो चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू क्या है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। यानी कि एक जगह आप वैल्यू को चेंज करो, पूरे पाइपलाइन में पूरा वो यूज होना चालू हो जाएगा। रीयूजेबल अक्रॉस स्टेजेस, तो जैसे कि मान लो ये आपने वैल्यू डाल दी है डेव के लिए, स्मोक के लिए भी ये लेके जाना पड़ेगा। स्मोक के लिए हो सकता है कि आपका ये कुछ वैल्यू चेंज हो जाए, और हो सकता है कि सेम रहे। जैसे एसीआर में सेम यूज कर रहा हो, डेवलपमेंट में भी वही एसीआर है, स्मोक में भी वही है। तो एसीआर के अंदर जाके देखोगे तो वहां जो इमेज है, डेवलपमेंट की भी दिखेगी पूरी, कम से कम 18-20, और तुमको स्मोक की भी दिखाई देगी, क्योंकि मैं सेम एसीआर यूज कर रहा हूँ दोनों कंडीशन में। और एनवायरनमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप इजिली एनवायरनमेंट चेंज करके उसकी वैल्यूज वगैरह डाल के यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर आता है बिल्ड स्टेज। तो बिल्ड स्टेज जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोर इंजन होता है जो मैं बोल रहा हूँ, और ये एजेंट के अंदर रन होता है। तो सबसे पहले जब भी पाइपलाइन रन होगा, अगर डॉट नेट का एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो डॉट नेट का एसडीके इंस्टॉल होगा। उसके बाद आपका कोड क्वालिटी एनालिसिस होगा, सोनार क्यूब रन हो जाएगा। उसके बाद बिल्ड आपका बन जाएगा। बिल्ड बनने के बाद टेस्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, यूनिट टेस्ट वगैरह जो है ना, वो रन होंगे। उसके बाद आपका डॉकर इमेज बनेगा। फिर डॉकर इमेज क्रिएट होने के बाद पुश कर दिया जाएगा, और आउटकम क्या मिलेगा, डिप्लॉयमेंट रेडी कंटेनर इमेज। ये इसका आउटपुट है, और ये किससे जुड़ा रहेगा, एजोर कंटेनर ऐप से, ए से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये आपका सिस्टम हो गया। कोड क्वालिटी एंड वैलिडेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे स्टैटिक कोड एनालिसिस पहले इसमें आता है, क्वालिटी का जो अप्रोच है उसमें, ऑटोमेट टेस्टिंग जैसे मैंने बताया था ये भी इसमें आता है। फिर इसके बाद कंपाइल वैलिडेशन आता है। कंपाइल वैलिडेशन मतलब जब बिल्ड बनता है ना, उसमें कंपाइल एरर है तो वहीं पर बिल्ड आपका फेल हो जाएगा, पाइपलाइन आपकी रुक जाएगी। ऑटोमेटेड टेस्टिंग का मतलब है कि आपके जितने यूनिट टेस्टिंग है, चाहे फ्रंट एंड की हो, बैक एंड की हो, या ऑटोमेशन टेस्टिंग का स्क्रिप्ट है, वो यहाँ पर रन होता है। स्टैटिक कोड एनालिसिस के लिए टूल आप लगा सकते हो, जो स्टैटिक कोड को एनालिसिस करेगा। स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन करता है, स्किप एनालिसिस यूजिंग द कमिट एंड फ्लैग्स, जैसे कि सोनार वगैरह है, तो कभी कभी इसको स्किप भी किया जा सकता है, तो ये भी सुविधा हमको दे देता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सिक्योर कोड बेस हो जाता है आपका, मेंटेनेबल सिस्टम बनता है, अर्ली बग डिटेक्शन, यानी कि डिप्लॉयमेंट से पहले अगर कोई ऐसे बग आते हैं तो कभी कभी वो फाइंड आउट हो जाते हैं इसके द्वारा। अब देखते हैं हम डॉकर बिल्ड एंड रजिस्ट्री, ये क्या होता है। तो डॉकर बिल्ड मैंने बता दिया कि आपका एक डॉकर फाइल होती है ना, डॉट डॉकर। और कभी भी आप डॉकर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे डॉट नेट एप्लीकेशन में, जावा में, रिएक्ट में, नेक्स्ट जेएस में, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको डॉकर फाइल बनानी पड़ती है। डॉकर फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन चीजें डालनी पड़ती है, जैसे आपका फ्रेमवर्क कौन सा है, और कुछ इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये आपका डॉकर रेडी हो जाता है। अगर आप एआई चैटबॉट को या क्लाउड को आप देते हो कि मुझे डॉकर इमेज बना के दो, और आप उसको बताते हो कि आपका एप्लीकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी में, कौन से वर्जन में बन रहा है, तो वो पूरा डॉकर इमेज बना के देता है। कई बार एक बार में रन नहीं होता,
एरर आती फिर बताना पड़ता है और फिर वो नया कोड देता है। इस प्रकार से आपको फाइनली एक डॉकर अगर फाइल बन गई और वो प्रॉपर रन हो रही है, तो आप जितने भी अदर प्रोजेक्ट है ना उसमें वही डॉकर फाइल को उठा के डालना है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है बस, तो वो कंटिन्यूस चलते चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका डॉकर बिल्ड एंड रजिस्ट्री। तो कंटेनराइजेशन स्ट्रेटेजी इसमें यूज हो रहा है। बिल्ड डॉकर इमेज पहले बनता है, पुश होता है एजोर कंटेनर रजिस्ट्री एसीआर में। इमेज, जैसे कोई इमेज का नाम ये दिया हो तो इस नाम का इमेज आपका बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, टैग हो जाएगा, बिल्ड आईडी जो है ना ये टैग हो जाती है। तो टैगिंग बहुत जरूरी होता है। तो क्यों डॉकर चाहिए हमें, क्योंकि कंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट करना है। क्योंकि डॉकर अगर एक बार बन जाता है, उस बार डिप्लॉय करते हो, तो आपकी लगभग 99.9% गारंटी है आपका एप्लीकेशन रन होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी इशू उसमें नहीं आएगा। क्योंकि इसीलिए हम डॉकर यूज कर रहे हैं। पोर्टेबल एनवायरनमेंट है, आपका एनवायरनमेंट बहुत आसानी से चला जाता है डॉकर इमेज के साथ। फिर फास्टर रिलीज है, आपका रिलीज बहुत फास्ट हो जाता है अगर डॉकर आप यूज कर रहे हो। अगर हम ये देखते हैं डिप्लॉयमेंट टू कंटेनर ऐप, जैसे मैं बताया कि मैं करंट प्रोजेक्ट में कंटेनर ऐप यूज किया बहुत सारे, तो ये सर्वरलेस कंटेनर होस्टिंग होती है। तो ये कंटेनर ऐप में डिप्लॉयमेंट कुछ नहीं है, डॉकर इमेज अगर अपडेट हो गया तो उससे जुड़ा हुआ कंटेनर ऐप अपने आप अपडेट हो जाता है, क्योंकि हम परमिशन देकर रखते हैं आर्क पुल का, तो वो अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ये जो कंटेनर ऐप होता है ना इसमें स्केलिंग होती है। तो जैसे मिनिमम रेप्लिका 1 रखा जाता है, सीपीयू 0.5 है, मेमोरी 1 GB है। अगर अचानक ट्रैफिक आएगा तो मिनिमम रेप्लिका हम, एक मिनिमम रेप्लिका होता है और एक मैक्सिमम रेप्लिका होता है। तो मैक्सिमम मैंने अगर 3 लिखा हुआ है, मिनिमम 1 रखा हुआ है, इसका मतलब है कि नॉर्मल लोड में तो 1 पे काम करेगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो मैक्सिमम 3 तक जाएगा और 3 में जाकर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। और ये सीपीयू और मेमोरी जो है ना ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको हमें मैनुअल बढ़ाना पड़ता है। यानी इसमें जो स्केलिंग दिया हुआ है, कुछ ऑटोमेटिक होती है और कुछ मैनुअल करनी पड़ती है। तो ये आपका डॉकर बिल्ड रजिस्ट्री मैंने यहाँ तक बता दिया। तो आज का मैं सेशन यहाँ पर रोकता हूँ।